दोस्तों दोस्तों आज पेश है जादुई मणि और मौत की तबाही। ये कवर चित्र है दोस्तों। सुलक्षणा अपने पुत्र विक्रम के साथ हिमगिरी के जंगल में रहती थी। एक दिन विक्रम जंगल में जंगली फल फूल तोड़कर अपनी गुफा में वापस लौट रहा था। अपनी माँ को रोते देख वो माँ इन वस्त्रों को हाथ में लेकर, माँ आज भी आंसू बहा रही है। पता नहीं इन वस्त्रों में ऐसा क्या है जिन्हें देखकर माँ प्रतिदिन चुप चुप कर आंसू बहाती है। आज माँ को इस बात का रहस्य पूछना चाहिए। इन सब घटनाओं को विस्तृत जानकारी के लिए पूर्व कॉमिक्स अग्निपुत्र और विचित्र वरदान में विचित्र वरदान व विचित्र महल में पढ़िए। अब शुरू करते हैं दोस्तों। चक्रम सिंह अपने हमारी जान बचाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हम आपको बहुत आभारी हैं। आभार प्रकट करने के लिए मुझे शर्मिंदा न कीजिए राजकुमारी जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। सहसा कुछ सोचकर चक्रम सिंह ने सुलक्षणा को पूछा, राजकुमार जी एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप पुरुषों के वस्त्र पहनकर क्यों आई थी? राजसी, हम वेश बदल कर प्रतिदिन अपने राज्य का दौरा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कहीं राज्य में कोई दुखी तो नहीं है। राजकुमारी सुलक्षणा के रूप गुण स्वाभिमानी होने का साथ साथ विदुषी भी है। ऐसी स्त्री हमारी पत्नी बनने योग्य है। और विक्रम सिंह में सोच पड़े देख कर, चक्रम सिंह जी आप किस सोच में डूब गए? ये हाँ हाँ राजकुमारी जी, यह सोच रहा था अब आप पूर्ण रूप से होश में आ गई है, इसलिए मुझे आपके साथ जाने की अनुमति आप इसलिए आप मुझे अपने साथ जाने की अनुमति ले लेनी चाहिए। यह आप क्या कह रहे हैं चक्रम सिंह जी? इस समय आप हमारे राज्य में हैं और हमारे अतिथि हैं। आपको आज महल चलकर हमारा अतिथि स्वीकार करना होगा। आपके ऐसा करने से हमें प्रशंसा होगी। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आपकी बात टालूंगा नहीं राजकुमारी जी, मुझे आपके अतिथि स्वीकार प्रशंसा होगी। और राजा सकरम सुलक्षणा के साथ राजमहल पहुंचे। पिताजी महाराज, ये रविनगर के राजा सकरम सिंह हैं, इन्होंने आज मेरी जान की रक्षा की है, कहकर सुलक्षणा ने सारी बात राजा सूरज सूरजन सिंह को बताई। सारी बात जानने के पश्चात चक्रम राजा चक्रम सिंह, आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, इसलिए आपके आभारी हैं। महाराज, जान बचाने वाला मैं कौन होता हूँ, यह सब प्रभु की कृपा है। आपके विचार जानकर हमें प्रशंसा हुई राजा चक्रम सिंह। हम चाहते हैं कि कुछ दिन हमारे साथ रहकर अपनी सेवा का मौका दें। आपका कथन हम स्वीकार करते हैं। और राजा चक्रम जी सूरज सुरजन सिंह के अनुरोध पर राजमहल में रुक गए। उसी शाम जब राजमहल के राजकीय उद्यान में घूम रहे थे तो उनकी नजर राजकुमारी सुलक्षणा पर पड़ी। अरे, सामने राजकुमारी सुलक्षणा बैठी है, मुझे उसके पास चलना चाहिए। चक्रम सिंह सुलक्षणा के पास आइए आइए राजन, बैठिए। और चक्रम चक्रम सिंह सुलक्षणा के सामने बैठ गया। तत्पश्चात, राजन, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछिए राजकुमारी जी। क्या आप इस प्रकार के लिए हमारे राज्य में किसी उद्देश्य से आए थे? बहुत सोचने के बाद मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। आप बताने का कष्ट करेंगे राजकुमारी जी, आप बहुत भोली हैं, कहकर चक्रम सिंह हंस पड़ा। आप तो हंसने लगे। राजन, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। तो सुनिए राजकुमारी जी, मैं आपके राज्य में अकेला केवल आपके लिए आया था। मेरे लिए क्यों? राजकुमार जी, मैंने बहुत लोगों से आपके रूप और गुण बुद्धि की प्रशंसा सुनी थी। मैंने सोचा स्त्री इतने गुणों में संपन्न है तो उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। राजन, कहीं आप मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है राजकुमारी जी। आप वास्तव में रूप गुण बुद्धिमानी का अनुपम संगम है। अब आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूँ, कृपया सोच समझकर मेरे प्रश्न का उत्तर देना। चक्रम सिंह की बात सुनकर सुलक्षणा उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगी। राजकुमार जी, सुलक्षणा, क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? राजन, कहते हुए सुलक्षणा लज्जा से नजरें झुका ली। यह देख चक्रम सिंह ने कहा, राजकुमारी, अब
तो हमें तुम्हारा मनोहर नगर आने का उद्देश्य स्पष्ट करने करके बताते हैं। हम मनोहर मनोहर नगर के राजा सुरजन सिंह से आपका हाथ मांगने के लिए आए थे, इसलिए पहले कि आप के बारे में पिताजी से बात करें, हमें अपनी राय जानना चाहती हैं। क्या सोच रही हैं सुलक्षणा? चक्रम सिंह जैसा वीर पुरुष तुम्हें विवाह के प्रस्ताव रख रहा है, ऐसा सुलक्षण पति तुझे कहाँ मिलेगा? चक्रम सिंह हर प्रकार से योग्य है, लेकिन प्रत्यक्ष में वह बोली, राजन आप इस बारे में मेरे पिताजी महाराज से बात कर सकते हैं। इतना कहकर सुलक्षणा शर्माते हुए वहां से भाग खड़ी हुई। सुलक्षणा को इस प्रकार शर्मा का भाग जाता यही प्रेरित करता है, उसे विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है। मुझे राजा सुर, सुर, सुरजन सिंह से बात करनी चाहिए। और चक्रम सिंह उद्यान से सीधा राजा सुरजन सिंह के पास पूछा, महाराज मैं आपकी पुत्री सुलक्षणा से ब्याह करना चाहता हूँ। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली राजा चक्रम, हम समय इस विषय में सोच रहे थे। राजन राजा चक्रम, हमें यही चाहते हैं जिस प्रकार हमारी पुत्री सुलक्षणा वीर साहसी है, उसी प्रकार उसका पति भी ऐसा ही मिले। आप हमारी कसौटी पर उतर पूरी तरह उतरे हैं चक्रम सिंह। महाराज मेरा यश गाथा सुनकर आप शर्मिंदा न करें। मैं झूठी बात तो नहीं कह रहा चक्रम सिंह। राजा वीर सिंह की युद्ध भूमि में जिस प्रकार आपके परास्त किया वह अभी पुरानी नहीं है। पागल शेर जिस चतुराई से आपने उसे वश में किया उसे भी कौन जानता। बस राजन बस, हमें ज़्यादा प्रशंसा न कीजिए वरना अभिमान से फूल जाएंगे। यह सुनकर राजा सुरजन सिंह हंस पड़े। ठीक है चक्रम सिंह जी, आप हम आपकी प्रशंसा न करके आपके और सुलक्षणा के विवाह के प्रस्ताव प्रबंध करते हैं, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कक्ष या बाहर छिपकर सुलक्षणा प्रशंसा के मारे बुरा हाल था। पिताजी महाराज ने इस विवाह की स्वीकृति देकर मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। उस दिन राजा सुरजन सिंह महारानी सौदामणि के पास पहुंचे। महारानी, हमने सुलक्षणा का विवाह राजा चक्रम सिंह के साथ तय कर दिया है। यह आपने अच्छा किया महाराज। चक्रम सिंह सुलक्षणा के योग्य वर है। महारानी, हम इसी सप्ताह के अंदर सुलक्षणा का विवाह कर देना चाहते हैं। विवाह में इतनी चिंता क्यों महाराज? महारानी, तुम जानती हो कि अपने एक माह देश निकालने की अवधि पूरा करके युवराज दुर्जन सिंह सिरदी मनोहर नगर वापस लौटने वाला है। हम चाहते हैं दुर्जन सिंह के आगे मन दुर्जन सिंह के आगमन से पहले ही यह विवाह संपन्न हो जाए। क्यों महाराज? महारानी, सुरजन सिंह की आदत से हम पूरी तरह परिचित है। वह अगर इस विवाह में समय उपस्थित रहा तो कोई न कोई झंझट अवश्य खड़ा करेगा, इसलिए उसके आने से पहले यह विवाह हो जाए तो उचित होगा। जैसा आप उचित समझे वही कीजिए महाराज। दूसरे दिन सुरजन सिंह राजपुरोहित को बुलाया। राजपुरोहित राजकुमारी सुलक्षणा चक्रम सिंह से विवाह का शुभ मुहूर्त निकालिए। यह विवाह सिर से सिद्ध करना चाहते हैं। जी महाराज। राजपुरोहित ने ग्रह नक्षत्रों की गणना करके राजा सुरजन सिंह को बताया, महाराज आज से चौथा दिन विवाह के लिए शुभ रहेगा। आपने उचित मुहूर्त निकाला है राजपुरोहित जी। लेकिन महाराज इस विवाह का संबंध में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कैसी बात राजपुरोहित जी? महाराज, राजा चक्रम और सुलक्षणा के नक्षत्रों में विचित्र टकराव है, जिससे फलस्वरूप विवाह के 5 वर्ष पश्चात दोनों पर भयंकर विपत्ति आएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह विवाह न हो तो अच्छा है। ओह राजपुरोहित जी, यह तो आपने बड़ी अशुभ बात बता दी, लेकिन यह विवाह तो अब होकर ही रहेगा। राजा चक्रम को वचन दे चुके हैं। और सुरजन सिंह परेशान हो उठा। महाराज, अपने आपको अचेत अचेत करना मेरा फर्ज था। अब आप जैसा उचित समझे करें। और ठीक चौथे दिन चक्रम सिंह ने राजकुमारी सुलक्षणा का विवाह हो गया। विवाह के पश्चात महाराज मनोहर नगर आए हुए मुझे कई दिन बीत गए हैं। अब मैं अपने राज्य वापस जाना चाहता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा। और राजकीय पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ राजा चक्रम सिंह को विदा किया और उसकी पत्नी सुलक्षणा भी उसके साथ थी। भगवान सुलक्षणा बेटी को सदा सुखी रखे। इधर अग्नि पुत्र के ऋषि आश्रम में रहते रहते 20 दिन व्यतीत हो गए। देश निकाले का 1 मास व्यतीत हो चुका है। अब मुझे अपने राज्य में वापस चलना चाहिए। यह सोचकर अग्निपुत्र
यह सोचकर अग्निपुत्र ऋषि के पास पहुंचा। अग्निपुत्र जी, अब हम राज्य वापस जाना चाहते हैं, जैसी आपकी इच्छा युवराज। इतने दिन तक हमारे आश्रम में रहकर आपकी सेवा करने का मौका दिया, हम इस बात से प्रसन्न हैं। यदि आप हमारी सेवा संस्कार से कोई त्रुटि रहेगी तो हमें क्षमा कर दे। नहीं ऋषिवर, ऐसी कोई बात नहीं है, पर चलते चलते हम आपसे एक वस्तु मांगना चाहते हैं। कैसी वस्तु युवराज? ऋषिवर, मणि और रत्नों की शोभा राज महाराजा के पास रहने में है, अतः आप वह जादू मणि हमें दे दीजिए। युवराज, मणि तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वचन देना होगा कि तुम कभी भी उस मणि का दुरुपयोग नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ ऋषिवर। और तब अग्निपुत्र ऋषि ने मणि दुर्जन सिंह को दे दी। मणि ले दुर्जन सिंह प्रणाम किया, वहां से चल दिया। जादुई मणि के जरिए पिताजी महाराज को अपनी धाक जमा दूं। हर समय सुलक्षणा ही बहन को बड़ाई करते रहते हैं, हम मेरी बड़ाई करेंगे। और जब दुर्जन सिंह अपने राज्य की सीमा में पहुंचा, मणि, मेरे लिए अच्छे वस्त्र और सेना का उपलब्ध करा दो। और जब दुर्जन सिंह ने आंखें खोली, वह मजा आ गया। और तभी राजसी वस्त्र और सेवक आगे बढ़ा। मालिक, इन वस्त्रों को ग्रहण कर लीजिए। दुर्जन सिंह ने राजसी वस्त्र पहनकर एक सेवक को आज्ञा दी। सेवक, इन समय में चक्रम नगर के राजमहल जाओ और राजा सुरजन सिंह से कहना, युवराज दुर्जन सिंह एक माह का देश निकाल की अवधि पूर्ण करके वापस आ रहा है। नगर की सीमा में अपनी सेना के साथ डेरा डाले हुए है। जो आज्ञा मालिक। और सेवक राजा सुरजन सिंह के पास पहुंचा। महाराज, मैं युवराज दुर्जन सिंह का सेवक हूँ। फिर सेवक ने आने का उद्देश्य बताया। महाराज, युवराज दुर्जन सिंह चाहते हैं आप स्वयं उनके पास जाएं और आदर से महल वापस लाएं। इसका मतलब दुर्जन सिंह के तेवर बदले नहीं है। वे एक महान देश निकालने के पश्चात भी अकल नहीं सुधरी। उन्होंने क्रोध में भरकर सेवक को आदेश दिया, सेवक, अपने युवराज से कहना कि उन्हें स्वयं महल में आना होगा, हम उनके पास नहीं आएंगे। जो आज्ञा महाराज। और सेवक वापस लौटकर दुर्जन सिंह को सारी बात बताई। पिताजी महाराज, अब अभी पता नहीं है कि मैं साधारण युवराज नहीं हूँ, मेरे पास अनमोल शक्ति है। खैर कोई बात नहीं, वह मुझे क्रोध में त्याग कर अपने पास जाना चाहिए। और यह सोचकर दुर्जन सिंह अपनी सेना सहित राजा सुरजन सिंह के पास पहुंचा। प्रणाम पिताजी महाराज। आओ दुर्जन सिंह, सुना है तुम विशाल सेना के साथ लेकर आए हो। इतनी विशाल सेना तुम्हें इतने कम समय में कैसे संगठित की? यह सब मेरे बुद्धि बल का नतीजा है पिताजी महाराज। आप तो मुझे बिल्कुल बुद्धू समझते थे, देखिए आपके बुद्धू बेटे ने क्या कारनामा किया है। दुर्जन सिंह की बातों पर विश्वास नहीं होता, यह इतनी सिद्ध कैसे बदल सकता है? पिताजी महाराज क्या सोचने लगे, क्या मुझे वापस लौटकर आपको प्रशंसा नहीं हुई? ऐसी बात नहीं है दुर्जन सिंह, हम समझते हैं कि हम गलती का एहसास हो गया है हम समझते थे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। पिताजी महाराज, हमने कोई गलती नहीं की, धर्मगुरु ने व्यर्थ में ही सजा दी। हम धर्मगुरु को इस बात का बदला अवश्य लेंगे, कहकर दुर्जन सिंह कक्ष से बाहर निकल गया। किसी ने सच्ची कहा कि कुत्ते की पूंछ 12 वर्ष बाद भी नलकी से में रहे टेढ़ी ही निकलती है। दुर्जन सिंह कभी नहीं सुधर सकता, यह हमारे माथे का धब्बा है। और दूसरे दिन मणि धर्मगुरु को इसी समय यमलोक पहुंचा दे। और आह और दुर्जन सिंह के इतना कहने के बाद धर्मगुरु की छाती मसलते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और तत्काल उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उधर धर्मवीर की मृत्यु की सूचना सुरजन सिंह पहुंची। और दुर्जन सिंह ने धर्मगुरु से बदला ले लिया, लेकिन राजमहल में बैठे बैठे यह धर्मगुरु के प्राण किस प्रकार ले सकता है? क्या कोई जादुई वस्तु है उसके पास? उधर दुर्जन सिंह पुनः मणि से प्रार्थना की, मणि, देश निकालने के समय मेरे जिस ने मजाक उड़ा था उन सबको मौत की घाट उतार दे। और तत्काल ही राज्य के जगह जगह अकाल मृत्यु मरने लगे। चूंकि राज्य में अधिकांश लोगों ने दुर्जन सिंह का मजाक उड़ा था, इसलिए वे सभी लोग मृत्यु के गोद में समा गए। और राजा दुर्जन सिंह की प्रजा को मरते देख रहे थे। लगता है दुर्जन सिंह वापस लौटते ही राज्य पे मृत्यु का राज हो गया है। इस परिस्थिति में हमें सुलक्षणा बेटी को बुलाकर उससे विवाह सलाह लेनी चाहिए कि हमें उचित सलाह दे सकती है। सुरजन सिंह ने उसी समय दूत को बुलाकर आज्ञा दी, दूत, तुम इसी समय रविनगर जाकर सुलक्षणा को यह पत्र दो। जो आज्ञा महाराज। दूत उसी समय रविनगर की ओर चल आ गया। तभी दुर्जन सिंह राजा सुरजन सिंह के कक्ष में आए।
पिताजी महाराज, जब मैं वापस लौटा हूँ मैंने राजमहल में सुरक्षा बहन को नहीं देखा। क्या वह राजमहल में नहीं है? दुर्जन सिंह, तुम्हारी अनुसूची ने हमने उसका विवाह रवि नगर के राजा चक्रम सिंह से कर दिया। यह सुनकर दुर्जन सिंह प्रसन्नता से उठा। चलो अच्छा हुआ, एक कांटा हट गया। पिताजी महाराज सुलक्षणा के सामने मुझे कुछ नहीं समझते थे, लेकिन प्रत्यक्ष में वह दुर्जन सिंह से बोला, पिताजी महाराज ये आपने ठीक नहीं किया, मेरे आने की प्रतीक्षा की होती। हमें खेद है बेटा, लेकिन विवाह का मुहूर्त जल्दी निकला, हमने तुम्हारे आने का इंतजार न कर सके। उस रात दुर्जन सिंह ने मदिरा का सेवन किया, नृत्य की। आज हम बहुत खुश हैं, आज इतना नाचो कि तुम्हें पायल के घुंघरू टूट कर बिखर जाएं। और धीरे धीरे तीन दिन गुजर गए। महारानी सौदामिनी, आज मैं बहुत दुखी हूँ। युवराज दुर्जन सिंह 3 दिन से अपना मुंह तक नहीं दिखाया। हमें ज्ञात हुआ है कि दुर्जन सिंह 3 दिन से मदहोश होकर नृत्यशाला में पड़ा हुआ है। आपने ठीक सुना महाराज, युवराज की आदतें पहले से ज़्यादा बिगड़ गई हैं। दुर्जन सिंह के कथन नृत्य की पैर तेज हो गई। हम क्या करें महारानी, हमारा दिल नहीं यह सोच सोच कर काँप उठा कि हमारे बाद दुर्जन सिंह इस महल की बागडोर किस प्रकार संभाल पाएगा। महाराज, दुखी होने से कुछ लाभ नहीं होने वाला, सब कुछ भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए। उधर दूत रवि नगर में पहुंचकर राजकुमारी सुलक्षणा के मिला। राजकुमारी जी, महाराज सुरजन सिंह जी आपके नाम पत्र भेजा है। सुलक्षणा ने पत्र दूत से पत्र लिया। उसने पढ़ा, बेटी, प्रिय बेटी सुलक्षणा, हम एक विचित्र परिस्थिति में फंस गए। यह पत्र पाते ही तुम राजा चक्रम सिंह के साथ लेकर तुरंत ही महल पहुंच जाओ। हम तुम्हें महत्वपूर्ण विचार विमर्श करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता सुरजन सिंह। पत्र पढ़कर सुलक्षणा विचलित होगी। यह देखकर, क्या हुआ महारानी, तुम पत्र पढ़कर चिंता में कैसे डूब गई? ऐसा पत्र में क्या लिखा है? सुलक्षणा ने चक्रम सिंह की बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। चक्रम सिंह ने भी पत्र पढ़ा। सुलक्षणा, लगता है महाराज किसी उलझन में फंस गए हैं, तो हमें तुरंत ही उनके पास चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं स्वामी। राजा चक्रम सिंह तुरंत ही रथ में यात्रा के लिए तैयार करवाया और मनोहर नगर के लिए प्रस्थान कर गए। स्वामी, मुझे है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे भैया दुर्जन सिंह मनोहर नगर वापस लौट आए हैं। उन्होंने ही कोई नई समस्या पिताजी के महाराज के सामने खड़ी कर दी है। समाधान के लिए उन्होंने हमें बुलाया है। सुलक्षणा, तुम कुछ समय पश्चात हम मनोहर नगर पहुंच जाएंगे, यह सही बात का पता चल जाएगा। रथ विद्युत गति से मनोहर नगर की ओर दौड़ते जा रहा था और मनोहर नगर पहुंच के दोनों सीधे राजा सुरजन सिंह के पास पहुंचे। वो, तुम दोनों आ गए पिताजी महाराज, ऐसा कौन सा कारण था आपने इस प्रकार बुलाया? सब ठीक तो है ना बेटी? तुम दोनों अभी लंबी यात्रा करके आए हो, इसलिए थक गए होगे। पहले थोड़ा सा आराम कर लो, फिर रात्रि को आराम से बैठकर वार्तालाप करेंगे। जैसी आज्ञा पिताजी महाराज। दोनों विश्राम करने चले गए। और उधर युवराज दुर्जन सिंह की के मुंह लगे सेवक ने सूचना दी, युवराज आपने कुछ सुना क्या? राजकुमारी सुलक्षणा अपने पति राजा चक्रम साथ मनोहर नगर आई है, तो इतना हैरान होने की क्या बात है? हैरान होने की बात इसलिए है युवराज, राजा सुरजन सिंह ने अपना दूत भेजकर स्वयं दोनों मनोहर नगर बुलाया है। आज रात वे दोनों कुछ गोपनीय वार्ता करने वाले हैं। ओ, तुम तो सचमुच चुकाने वाली बात कह रहे हो। उसने सेवक को आज्ञा दी, तुम छिपकर उन लोगों की बात सुननी। अगर उनकी बात में महत्वपूर्ण तो तत्काल मेरे को सूचित करना। जो आज्ञा युवराज। उसी रात राजमहल के भवन में, आह पिताजी महाराज, अब बताइए क्या बात है? सुलक्षणा, बेटी दुर्जन सिंह जब से मनोहर नगर वापस लौटा तब से उसकी आदतें बिगड़ गई हैं। आते ही धर्मगुरु की अकाल मृत्यु हो गई है, अतः राज्य में बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु प्राप्त हो गई। हमेशा कही है सब मौत दुर्जन सिंह के हाथ है। उसके हाथ में कोई जादू शक्ति लग गई है जिसका वह दुरुपयोग कर रहा है। यह तो आपने बड़ी विचित्र बात बताई पिताजी महाराज। भैया दुर्जन सिंह, मुझे ऐसी आशा न थी। बेटी दुर्जन सिंह के सुधारने का कोई लक्षण नजर नहीं आ रहा, इसलिए हम एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कैसा निर्णय पिताजी? बेटी मनोहर नगर का राज्य तुम्हारे हाथ में सौंपना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी महाराज? बेटी, हमने बहुत सोच समझ कर इस बात का निर्णय लिया है। हम भली प्रकार से जानते हैं मनोहर नगर के राजा की देखभाल तुम खूब सूझबूझ के साथ कर सकती हो। इसी वार्तालाप को सुनने कर सेवकों का यह तो युवराज दुर्जन से के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और सुलक्षणा सूरज सिंह
सुर सुरजन सिंह से कहे, पिताजी महाराज भैया दुर्जन सिंह के होते हुए मुझे राज्य की बागडोर सौंपना उचित प्रतीत नहीं हो रहा। मुझे नालायक का नाम बार बार मेरे सामने मत लो, हमारा निर्णय मानना पड़ेगा बेटी। यह सुनकर सुलक्षणा ने लंबी सांस खींची। ठीक है पिताजी महाराज, जब आप निर्णय ले चुके हैं तो मैं आपकी बात टालूंगी नहीं। हमें तुम्हें ऐसी ही आशा थी बेटी, कल सुबह दरबार में इस बात की घोषणा कर देंगे। तुम इसी समय जाकर युवराज को सूचना देनी चाहिए, कुछ देर में अनर्थ हो जाएगा। सेवक उसी समय दुर्जन सिंह के पास, उठिए उठिए, इस वक्त सोने का नहीं है। दुर्जन सिंह गहरी नींद में सोया हुआ था। सेवक झंझोड़ने से उसकी नींद उठ गई। क्या बात है, इतना शोर क्यों मचा रखी है? युवराज, ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर आपकी नींद उड़ जाएगी, जल्दी बताओ क्या खबर है। तो सुनिए युवराज, सुरजन सिंह कल राजकुमारी विलक्षणा को राजपाट सौंपना जा रहे हैं। ये क्या बक रहे हो भला, हमारे रहते हुए यह कैसे हो सकता है? युवराज, मैं स्वयं अपने कानों से बात सुनकर आया हूँ, जल्दी ही कुछ कीजिए वरना आपके हाथ मलते रह जाएंगे। यह ओह, तो यह बात है, आप पहुँची है, मुझे कुछ करना होगा। और फिर उसके सेवक के जाने के बाद, जाने की आज्ञा दी। सेवक के जाने के पश्चात मुझे सिरधी मणि की सहायता लेनी होगी। उसने मणि उसने उसी समय ध्यान मुद्रा में मणि को आदेश दिया, मेरे माता पिता की ऐसी अवस्था कर दो कि वह हिलडुल न सके, न ही कोई किसी से बात कर सके। तत्काल ही वह चैन से नींद सो गया। अगली सुबह पता नहीं पिताजी महाराज महारानी अभी तक क्यों नहीं उठे। रोज तो वह सुबह जग जाया करते थे। काफी दिन चढ़ाया और सुरजन सिंह और सौदामिनी न उठते देख दासी कक्ष में पहुंची। महाराज उठिए, महारानी उठिए। दासी की आवाज़ सुनकर सुरजन सिंह और सौदामिनी की नीर दृष्टि उसकी ओर देखा। दासी को दासी को कैसे बताएं कि हम कुछ बोल नहीं सकते, न ही हिल जुल सकते हैं। हम दोनों का क्या हो गया है? यह क्या आप मेरी आवाज़ सुनकर भी महाराज महारानी पर कोई असर नहीं हुआ? दोनों को अवस्था देखकर दासी घबरा गई। लगता है इन दोनों की तबीयत खराब है, मुझे जल्दी ही राजवैद्य को बुला लाना चाहिए। बदवास सी दासी जैसे ही कक्ष से बाहर निकली। क्या बात है दासी, तुम इतनी बदवास क्यों हो? राजकुमारी जी, महाराज और महारानी न जाने क्या हो गया है, दोनों कुछ बोलते ना हिलते जुलते, बस आंखें खोल कर छत की ओर देखे जा रहे हैं। क्या कह रही हो तुम? रात को तो वह बिल्कुल ठीक थे, मैं सच कह रही हूँ राजकुमारी जी। आप कक्ष में जाकर स्वयं उनकी हालत देखो। परेशान सी सुलक्षणा दासी के साथ कमरे कक्ष में पहुंची। पिताजी महाराज, लेकिन सुलक्षणा कथन उन पर दोनों पर कोई असर न पड़ा। यह सुलक्षणा घबरा गई। अब कैसी विचित्र बीमारी लग गई दोनों को। उन दासी को आदेश दिया, जाओ दासी राजवैद्य को बुला के लाओ। जो आज्ञा राजकुमारी जी। और कुछ देर बाद राजा वैद्य राजा सुरजन सिंह की और महारानी सौदामिनी का परीक्षण कर रहे थे। दोनों की नाड़ियां ठीक चल रही हैं, देखने में अस्वस्थ प्रतीत नहीं हो रहे, फिर भी क्या माजरा है? राजवैद्य ने तुरंत ही दोनों का निरीक्षण किया। तत्पश्चात, महाराज क्षमा करें राजकुमारी जी, ऐसा विचित्र रोग जिंदगी में प्रथम बार देख रहा हूँ। दोनों संपूर्ण स्वस्थ ठीक है, फिर भी न जाने इनकी अवस्था क्या हो गई है। कहकर राजवैद्य से झुकाकर वहां से चले गए। राजवैद्य की बातें से सुलक्षणा दुख के सागर में डूबी। उसके दिमाग में एक ही सवाल क्रोंदा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्जन सिंह ने उसी जादुई शक्ति का प्रयोग करके इनकी ऐसी अवस्था कर दी हो। इसका वर्णन कल रात पिताजी ने मुझसे कर रहे थे। मुझे दुर्जन सिंह के पास चलकर इस बारे में पूछना चाहिए। और फिर दुर्जन सिंह के पास पहुंची। सुलक्षणा, तुम मनोहर नगर कब आई? भैया, यह समय इन बातों का जवाब देने का नहीं है। पिताजी महाराज और महारानी माँ बिल्कुल तबीयत खराब है। लगता है मणि ने अपना कार्य कर दिखाया है। भैया, मैं आपसे एक बात सब सब पूछना चाहती हूँ, सुलक्षणा। पिताजी महाराज और रानी माँ की ऐसी अवस्था कहीं आपने तो नहीं की? पिताजी महाराज कल मुझसे कह रहे थे तुम कहीं कहीं से जादू सीख कर आए हो। यह उनका भ्रम है सुलक्षणा। मैं लाख बुरा सही, लेकिन माता पिता का बुरा नहीं चाहूँगा। सुलक्षणा की बात सुनकर सुलक्षणा नेत्र हो गई। सुलक्षणा, पिताजी महाराज महारानी माँ की बीमारी के बारे में सुनकर मुझे अपार दुख हुआ है। चलो उनके पास चलते हैं, चलो भैया। दोनों सुरजन सिंह के कक्ष के बाहर तत्काल ही दुर्जन सिंह और सुरजन सुरजन सिंह के पैरों में सिर रखकर रो पड़ा। पिताजी, कैसे घड़ियाली आंसू बहा रहा है।
दुर्जन सिंह को रोता देख के रोता सुलक्षणा बोला, बहन मैं जान की बाजी लगाकर माता पिता को सोच करके दिखाऊंगा। अभी तक लोग मेरा निकम्मापन ही देखा है, अब मैं दिखाऊंगा कि मैं कितना बुरा नहीं हूँ। काश भैया तुम जो कह रहे हो सच होता। तब सुलक्षणा ने चक्रम सिंह के पास पहुंची, उससे सारी बात बताई। ओ यह तो बहुत बुरा हुआ, आज तुम महाराज मनोहर नगर की बागडोर सौंपने का दरबार में घोषणा करने वाले थे। यह बात अब तो वे बोल भी नहीं सकते और उनके बोले बिना यह सब संभव नहीं है। अतः अब उनके न चाहने पर भी दुर्जन सिंह को राजा बना दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं दुर्जन सिंह ने रात को हमारे वार्तालाप की भनक लग गई हो और उसी का परिणाम उसके या कुछ चक्कर रखा हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है। उधर दुर्जन सिंह बहुत खुश था। अब मुझे कोई ताकत मनोहर नगर का राजा बनने से नहीं रोक सकती। देखूं तो सही ऐसी सुलक्षणा के हाथों में राज्य की बागडोर कैसे सौंपी जाती है। इस प्रकार 15 दिन व्यतीत हो गए। राजा सुरदन सिंह और महारानी सौदामिनी की अवस्था पूर्णतः बनी रही। यह देखकर मंत्रिमंडल की बैठक हुई। राजा की अवस्था देखते हुए हमें होती प्रतीत नहीं होती। राजा सुरजन सिंह की सुना सिंहासन सोना पड़ा कब तक रहेगा। युवराज दुर्जन सिंह को नया राजा बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। न चाहते हुए भी सभी ने इसका प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ा। अतः दूसरे दिन इस दुर्जन सिंह को राजाभिषेक कर दिया गया। दुर्जन सिंह के राजा बनने पर नगरवासियों में भय की लहर दौड़ गई। लगता है अब मनोहर नगर का दुर्दिन आ गए हैं। पता नहीं भाई राजा बनने के पश्चात दुर्जन सिंह क्या क्या गुल खिलाए। अब तो यह राजा भगवान के मालिक है। अपने खून का प्यासा दोस्तों, अगली भाग है।